हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देविका स्टडीज़। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के अनसॉल्व पेपर को लेकर आए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम खंड सै को कराने वाले हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। तो आज हम इसके चारों क्वेश्चंस को करा देंगे, जो कि दो दो नंबर के पूछे जाते हैं। और जो ये विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं और इसकी विशेषताएं लिखिए, तो ये क्वेश्चन तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट में से है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई सालों से रिपीट होता आ रहा है। तो इसके आपके सेट में आने के भी पूरे 99% चांस है, आप इसको तो छोड़ ही नहीं सकते हो। तो आइए अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम कराने वाले हैं इस वीडियो का पार्ट नंबर 3। और जिसने इसका पार्ट नंबर 1 और 2 नहीं देखा, तो वो हमारे चैनल पर जाकर वीडियो को ज़रूर देखिए। और आज हम कराएंगे खंड सै को। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का क्या पूछा गया था कि विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं, इसकी विशेषताएं लिखिए। तो ये क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा गया था, और ये क्वेश्चन हमने सेट नंबर 1 में भी करा रखा है, क्वेश्चन नंबर तीसरे का गैप पार्ट। ठीक है, पर उसमें ये क्वेश्चन केवल 1 नंबर का पूछा गया था, क्योंकि उसमें सिर्फ इतना पूछा गया था कि विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं। अब इसमें इसकी विशेषताएं भी पूछ ली, तो इसलिए ये क्वेश्चन अब हो चुका है 2 नंबर का। तो आप खुद देखिए कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन 8-10 सालों से रिपीटेडली आ ही रहा है, कभी किसी सेट में कभी किसी सेट में। तो इसे तो आप बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते हो। तो आइए अब हम समझते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगे किसे कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों, विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं? ऐसी तरंगे जिनका निर्माण परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र तथा परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा हो, तो वह विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती हैं। तो ये जो हरे रंग की तरंगे हैं, तो ये है विद्युत क्षेत्र ई की तरंगे, और जो ये लाल रंग की तरंगे हैं, तो ये है चुंबकीय क्षेत्र बी की तरंगे। तो ऐसी तरंगे जिनका निर्माण परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र तथा परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा हो, तो वह विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती हैं। तो बच्चों, परिवर्ती का मतलब होता है कि बदलना। पहले तो जो विद्युत क्षेत्र है वो ऊपर था, और फिर वो आ गया नीचे। ऐसे ही चुंबकीय क्षेत्र पहले नीचे था, फिर वो आ गया ऊपर। अब आपको लिखना है इसमें कि इन तरंगों में वैद्युत क्षेत्र ई तथा चुंबकीय क्षेत्र बी परस्पर लंबवत हैं। तो ये जो वैद्युत क्षेत्र ई है और चुंबकीय क्षेत्र बी है, तो ये आपस में कैसे हैं? तो ये आपस में एक दूसरे के लंबवत होते हैं, और संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। तो ये जो दिशा जा रही है, तो ये कौन सी है? तो ये है संचरण की दिशा। तो बच्चों, संचरण की दिशा का मतलब ये होता है कि जो ये तरंगे हैं, तो ये जिस भी दिशा में आगे को जा रही हैं, तो उसे ही संचरण की दिशा कहते हैं। अब आप खुद देखो कि ये दोनों तरंगे इस तरफ आगे को जा रही हैं, तो इसे ही कहते हैं संचरण की दिशा। तो ये दोनों तरंगे इस संचरण की दिशा के भी लंबवत होती हैं। ठीक है, अब हम लिखेंगे इसकी विशेषताओं को। तो इसकी विशेषताएं क्या हैं? आपसे विशेषताएं पूछे या फिर इसके गुण पूछे, एक ही बात है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है कि इन तरंगों का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। कैसा होता है? तो इन तरंगों का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। और सेकंड पॉइंट है, इन तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। तो ये एमसीक्यू में पूछा गया है कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, उनकी प्रकृति कैसी होती है? तो उनकी प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। और तीसरा पॉइंट है, इन तरंगों के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब कि इन तरंगों के चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अब इसका फोर्थ पॉइंट है कि ये तरंगे त्वरित आवेश के कारण उत्पन्न होती है। त्वरित का मतलब कि जो आवेश मतलब तेज चलते हैं, तो ये तरंगे त्वरित आवेश के कारण उत्पन्न होती हैं। अब इसका फिफ्थ पॉइंट है कि इन तरंगों में वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत तथा संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। अब इसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि किसी उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी 2 नंबर का पूछा गया था। तो इसमें आपको क्या दे रखा है? तो इसमें दे रखा है इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, यानी इसमें हमें दे रखा है कैपिटल ई का मान कितना? तो ये है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। और ये बच्चों, ये याद रखो कि कैपिटल ई का सूत्र भी होता है।
तो कैपिटल ई का सूत्र होता है -13.6 बटे एन स्क्वायर के। तो कैपिटल ई का सूत्र होता है -13.6 बटे एन स्क्वायर के। तो एन स्क्वायर को तो इधर लिया और ई को इधर लिया तो हो जाएगा एन स्क्वायर बराबर -13.6 बटे एन स्क्वायर की जगह ई आ जाएगा। ठीक है, तो एन स्क्वायर बराबर होगा -13.6 बटे में ई कितना दे रखा है, तो ई दे रखा है -3.4 के। तो अब इस माइनस से ये माइनस कट गया, दशमलव से दशमलव कट गया, और 34 चौके होता है 136। तो एन स्क्वायर कितना आया, तो एन स्क्वायर आ गया इसमें 4, और जब एन का स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट आ जाएगा, तो हो जाएगा √4। तो जब इसका अंडर रूट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो एन का मान आ जाएगा 2, क्योंकि बच्चों 2 दूनी होता है 4, तो इसका 1 2 निकल जाएगा। ठीक है, तो एन यहाँ क्या होता है, तो एन यहाँ कक्षा की संख्या होती है। जैसे अब इसमें है हाइड्रोजन है परमाणु, तो इसमें बताया गया है कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन है तो वो कौन सी कक्षा में है, तो इससे ये पता चला है कि वो दूसरी कक्षा में है। अब आपसे इसमें पूछा क्या गया था, तो इसमें आपसे पूछा गया था कि इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होगा। तो इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग का सूत्र होता है, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग का सूत्र क्या होता है, तो वो होता है L बराबर NH/2π। क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग का सूत्र होता है L बराबर NH/2π के। ठीक है, और H क्या है, H होता है प्लांक नियतांक। H क्या होता है, H होता है बच्चों प्लांक नियतांक। तो H का कितना होता है मान, तो इसका होता है 6.6 गुना 10⁻⁻34 जूल सेकंड के। ठीक है, तो इसमें इसका मान रख देंगे L बराबर, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में है, तो वह है दूसरी में, तो N की जगह आ गया 2। H का मान होता है 6.6 गुना 10⁻⁻34 बटे 2। अब क्या है यहाँ, पाई का मान होता है 22/7। ठीक है, तो ये जो 7 है तो ये चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा L बराबर, और इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो हो गया 7 गुना 6.6 गुना 10⁻⁻34 और नीचे है 22। ठीक है, इतना है। तो अब क्या काम करेंगे, हमें पता है अगर इसका दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। तो हमें पता है 22 एकम 22, 0 की 0, और 22 दिया 66, तो L बराबर होगा ये कितना हुआ, तो ये हुआ 7 दिया 21 बटे 10 गुना 10⁻⁻34। तो L का मान आया, जब इसे इससे डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 2.1 गुना 10⁻⁻34 जूल सेकंड। इसका आंसर आ गया। तो इसका जो कोणीय संवेग है तो वो है 2.1 गुना 10⁻⁻34 जूल सेकंड। अब हम इसके दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पोलराइड से समतल ध्रुवित प्रकाश का संसूचन कैसे करेंगे। तो बच्चों, संसूचन का मतलब होता है पता लगाना यानी टेस्ट करना। तो ये क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा गया था। तो आप ऐसे लिखोगे कि यदि पोलराइड को घुमाने पर निर्गत प्रकाश की तीव्रता नियत है तो आपतित प्रकाश अध्रुवित होगा। मतलब अगर हम पोलराइड को घुमा दें तो उससे निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता कैसी होगी, तो उसकी तीव्रता अगर नियत है तो वो जो प्रकाश है तो वो अध्रुवित प्रकाश होगा। और यदि पोलराइड को घुमाने पर निर्गत प्रकाश की तीव्रता बदलती है या तीव्रता 2 बार अधिकतम और 2 बार न्यूनतम हो तो आपतित प्रकाश ध्रुवित होगा। मतलब सिंपल सी बात है कि अगर हम पोलराइड को घुमा दें तो उससे निकलने वाली प्रकाश की तीव्रता कैसी हो जाएगी, तो बदलती है। तो बच्चों याद रखना कि अगर अध्रुवित प्रकाश है तो उसकी तीव्रता कैसी होगी, तो उसकी तीव्रता होगी नियत, और अगर ध्रुवित प्रकाश है तो उसकी तीव्रता कैसी होती है, तो इसकी तीव्रता बदलती रहती है। या आप ऐसे लिख सकते हो कि इसकी तीव्रता 2 बार अधिकतम और 2 बार न्यूनतम होगी, तो वो ध्रुवित प्रकाश होता है। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया है न्यूमेरिकल। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन 5 गुना 10⁻⁻11 मीटर त्रिज्या की कक्षा में
2 गुना 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति करता है। इलेक्ट्रॉन घूर्णन का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी 2 नंबर का पूछा गया था। तो इसमें आपको क्या क्या दे रखा है। तो इसमें दे रखा है त्रिज्या, तो आर दे रखी है। त्रिज्या कितनी है, तो त्रिज्या है 5 गुना 10 की घात -11। और दूसरा इसमें दे रखी है चाल, यानी इसमें दे रखा है वी। तो इसकी चाल है 2 गुना 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड और त्रिज्या है मीटर में। तो इलेक्ट्रॉन घूर्णन का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो इसमें एम पूछा गया है। ठीक है, तो बच्चों चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र होता है एम बराबर आई इंटू ए। चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र होता है एम बराबर आई इंटू ए। अब इस सूत्र में धारा आई को निकालने के लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन ने एक पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लिया है। मतलब जैसे ये एक हाइड्रोजन परमाणु है, इसकी कक्षा में कौन घूम रहा है, तो इसकी कक्षा में घूम रहा है इलेक्ट्रॉन और इसकी त्रिज्या 8 दे रखी है। तो अगर आपको इस सूत्र में आई का मान निकालना है तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन ने इसका एक पूरा चक्कर लगाने में आखिर कितना समय लिया है। तो वो कैसे निकलेगा, तो जब एक वृत्त का पूरा चक्कर लगाना मतलब उसकी परिधि है ना, परिधि होती है जो कि होती है 2 पाई आर। मतलब एक वृत्त का जब पूरा चक्कर लग जाता है तो वो उसकी क्या कहलाती है, तो वो उसकी होती है परिधि, जिसका सूत्र होता है 2 पाई आर। अब आपको एक सूत्र पता है कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय के। किसके, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय के। इसमें हमें निकालना है समय को, तो चाल की जगह समय और समय की जगह चाल आ जाएगा। तो अब हो जाएगा समय बराबर होगा दूरी बटे चाल के, दूरी बटे चाल के। ठीक है, तो अब आपको पता है समय कितना है, टी होता है, और दूरी का मतलब इसने पूरा चक्कर जो लगाया है तो वो हो गई परिधि यानी 2 पाई आर, और जो चाल है तो वो है v। ठीक है, तो इसका सूत्र है t बराबर 2 पाई आर अपॉन वी के। अब i का मान निकालना है। ठीक है, i बराबर होता है q बटे t के। ठीक है, और चूंकि आपको पता है q बराबर होता है n e के। n का मतलब है कि हाइड्रोजन है ना परमाणु यहाँ, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो आपको हाइड्रोजन का सूत्र पता है, ऐसे लिखा जाता है 1H, मतलब इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन की संख्या एक ही होती है। तो ये बात आप कहीं अलग लिख लीजिए कि हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन की संख्या एक ही होती है। तो अब इस Q की जगह Ne को रखना है, तो I बराबर हो जाएगा Q की जगह Ne की जगह n का मान तो 1 है, तो E अपॉन टी के हो गया इतना। अब E अपॉन टी तो हो गया। अब आपने ये T का मान क्यों निकाला है, क्योंकि आपको I का मान निकालना था। तो इस T की जगह इसका हम इसमें रख देंगे मान, तो I बराबर हो जाएगा E अपॉन टी का मान है 2 पाई आर अपॉन वी के। अब ये V ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा I बराबर E गुना V अपॉन 2 पाई आर के। हो गया इतना। अब I का मान, I बराबर होगा E का मान कितना होता है, आपको पता है इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुना 10 की घात -19 कूलाम के। मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुना 10 की घात -19 कूलाम के। तो इस E की जगह रख दो 1.6 गुना 10 की घात -19, और इस V का मान दे रखा था चाल, तो ये दे रखी थी हमें 2 गुना 10 की घात 6 बटे 2 पाई आर। आर का मान कितना दे रखा था त्रिज्या, तो इसमें ये दे रखी है 5 गुना 10 की घात -11। 5 गुना 10 की घात -11, 2 से 2 कैंसिल हो गया। और जब ये 10 की घात -11 ऊपर जाकर कैसी हो जाएगी, तो 10 की घात -11 ऊपर जाकर हो जाएगी प्लस की, तो हो जाएगा 10 की घात -19, 10 की घात 6 और 10 की घात हो गई 11, और नीचे क्या रह गया 5, और इसमें नीचे रह गया है 5 पाई। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 11 और 6 कितना हो गया, तो ये हुआ 17। तो 19 में से 17 जाएगा तो आएगा 2। तो I बराबर होगा 1.6 गुना 10 की घात -2 बटे 5 पाई एम्पियर के। ठीक है, I का मान तो आ गया। अब इसमें अब सूत्र क्या था, सूत्र था M बराबर I इंटू ए। अब निकालेंगे क्षेत्रफल। अब चूंकि आपको पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है A बराबर पाई आर स्क्वायर के।
ठीक है। तो m का मान निकालना है, m बराबर i इंटू ए। तो i का था 1.6 गुना 10 की घात माइनस 2 और बटे में 5 पाई। a का मान है पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कट गया तो इसीलिए ही इधर हमने पाई का मान नहीं रखा था, क्योंकि हमने सूत्र में देख लिया था कि इसमें a था क्षेत्रफल, और हमें पता है क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, जिससे पाई से पाई कट गया। ठीक है। तो अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा m बराबर 1.6 गुना 10 की घात माइनस 2। तो r कितने हैं, 2 हैं, और r का मान था 5 गुना 10 की घात माइनस 11 गुना 5 गुना 10 की घात माइनस 11, और इसके नीचे था 5, 5 से 5 कट गया। ठीक है। अब ये कितनी होगी, तो 11 और 11 हो गई है 22, 22 और 2 हो गई है 24, तो आ जाएगा 10 की घात माइनस 24। 1.6 गुना 5 गुना 10 की घात माइनस 24। तो m बराबर होगा, आपको पता है कि 16 पंचे होता है 80, तो आ जाएगा 8.0 गुना 10 की घात माइनस 24। तो m का मान होगा 8 गुना 10 की घात माइनस 24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है। तो इसमें हमसे m का मान ही पूछा था, तो इसमें ये सूत्र है मेन, m बराबर i इंटू ए। तो इसमें आपको i को निकालने के लिए पहले आपको इसमें t का मान पता होना चाहिए, और जी t का मान आपका इसमें निकलेगा चाल बराबर दूरी बटे समय से, और इसमें दूरी होगी 2 पाई r। ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, और अगले पार्ट को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।